गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में देखो हम लोग को डोमिनेंस तक पहुँचे हुए थे। को डोमिनेंस ये हो चुका था, को डोमिनेंस हो चुका था। उसके बाद जो टॉपिक है आज का, मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉपिक जीन, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे जेनेटिक्स चैप्टर का। ठीक है, को डोमिनेंस था लास्ट टॉपिक। तो इतना स्टार्ट करने से पहले एक डाउट देखते हैं। एक डाउट पूछा गया है किसी से, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसमें मतलब ये समझ में नहीं आया था अच्छे से। देख लो, इसका मतलब होता है सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छे से समझ लो, इंडिपेंडेंट ऑफ एनदर पेयर। मतलब एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब ये समझ लो पहले सेग्रीगेशन क्या है। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या पढ़े थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसी में सेग्रीगेशन लॉ फॉर्मुलेट हुआ था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो क्या, टॉल प्लांट का ये था जीनोटाइप, डॉर्फ का ये था। ठीक है, तो गैमेट में क्या आता था, कोई एक कैपिटल टी आता था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेग्रीगेशन। मतलब इन दोनों जीन में से कोई एक जीन गैमेट में आता है, सेग्रीगेट होके, मतलब ये अपने जीन से अलग होके गैमेट में चला जाता है। भले ही वो इसके साथ कोई भी हो सकता है ये भी हो सके स्मॉल टी, तब भी ये अपने गैमेट में जाएगा। एक गैमेट में ये जीन आएगा, ये भी दूसरे गैमेट में जा सकता है। मतलब एक जीन दूसरे जीन से कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता है सेग्रीगेट होने के लिए, गैमेट में जाने के लिए। ठीक है, गैमेट में कैसे जाएगा, सेग्रीगेट होके, अलग अलग होके। दो जीन है, दोनों अलग हो जाएगा, एक दूसरे गैमेट में, एक दूसरे गैमेट में। ठीक है, तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन का मतलब दोनों जीन अलग अलग होके, अलग होने का मतलब सेग्रीगेट होके गैमेट में चला जाएगा, सिंगल सिंगल। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या बताया गया कि जब देखो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, जैसे देखो डाईहाइब्रिड, ये तो डाईहाइब्रिड का ही रूल है, डाईहाइब्रिड का रूल है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का रूल है। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड में हम लोग क्या देखे थे, ये था और सेकंड पेरेंट ये था। ठीक है, इसके गैमेट में क्या क्या बना था, ये और इधर ये। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग राउंड एंड येलो बना था, राउंड येलो। ठीक है, तो इसमें समझना ये है कि क्या आर का सेग्रीगेशन, आर जो है कैपिटल आर, ये अपने जीन को सेग्रीगेट करने के लिए कैपिटल वाई से कुछ मतलब रखता है, नहीं मतलब रखता है। ठीक है, एक पेयर का जीन का सेग्रीगेशन मतलब एक पेयर का जीन अपने गैमेट में जाने के लिए क्या दूसरे पेयर से कोई मतलब रखता है, पूछता है, नहीं पूछता है। यही है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। इसके साथ कोई और रहता, एक और जीन मान लो, जैसे ये डाईहाइब्रिड है तो ये ट्राईहाइब्रिड हो जाए। अगर ये ट्राईहाइब्रिड होता तब भी सेग्रीगेशन के लिए कैपिटल आर जिस तरह से सेग्रीगेट हो रहा है उसी तरह से तब भी होता। इसका सेग्रीगेशन का अपना रूल है, सबका अपना अपना रूल है। रूल तो फिक्स है, लेकिन सबका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लो, देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के लिए F1 क्रॉस F1 करते थे हम लोग, F1 क्रॉस F1, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये करते थे ना। तो इसका सेग्रीगेशन, इसके बाद हम लोग क्या बनाते थे, गैमेट। तो गैमेट बनाने के लिए क्या करते थे, इसको सेग्रीगेट करके निकाल देते। इसमें से कोई एक आएगा, फिर इसमें से कोई एक आएगा, है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते थे। फिर इसमें से एक ये आ सकता है, तो इसमें से एक ये भी आ सकता है। जितना भी पॉसिबिलिटी था सब हम लोगों ने लिख दिया था, 4 पॉसिबिलिटी था।
तो कैपिटल आर का सेग्रीगेशन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर में से कोई एक ही जाएगा गैमेट में, ठीक है। और ये रूल हमेशा फिक्स रहेगा, मोनोहाइब्रिड हो या डाई हाइब्रिड या फिर ट्राई हाइब्रिड, दो जीन में से कोई एक ही जाएगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देख लो वही लिखा, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपना। फर्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। मल्टीपल एलेल्स, देखो क्या लिखा है इसमें, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलेल्स, ठीक है। एक ही जीन का बहुत सारा फॉर्म, एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जाम्पल था, एक और कोडोमिनेंस का, ठीक है। तो एक ही जीन का बहुत सारा फॉर्म अगर हो जाए, ऐसे जनरली कितना फॉर्म होता है, 2 ही फॉर्म होता है ना एक ही जीन का। जैसे देखो, जैसे लेंथ का जीन क्या क्या है, लेंथ का जीन कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 ही होता है, तीसरा तो कोई नहीं होता है। लेकिन अगर तीसरा कोई आ जाए तब वो सिचुएशन कहलाएगा मल्टीपल एलेल्स, ठीक है। तीसरा किस में आता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। तो वो कौन कौन सा 3 एलेल्स है, देखो कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड कैपिटल आई ओ, 3 एलेल्स आ गया। होना चाहिए 2 ही मेंडल के अकॉर्डिंग, लेकिन 3 आ गया। तो मोर देन 2 एलेल्स अगर आता है एक ही कैरेक्टर के लिए, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक ही ब्लड ग्रुपिंग का एक कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुपिंग तो एक ही कैरेक्टर हुआ, उसके लिए 3 एलेल्स आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल एलेल्स। तो तुम लोग को याद रखना है, मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखो इन तीनों में से याद रखना है, फर्स्ट टू आर डोमिनेंट, फर्स्ट टू आर डोमिनेंट एंड आईओ इज रिसेसिव जीन, ठीक है। जैसे हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी में इसको बोलते थे डोमिनेंट, इसको बोलते थे रिसेसिव, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इन 3 में से ये 2 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव है। तो उन तीनों के कॉम्बिनेशन से देखो क्या क्या बनता है, तीनों को कंबाइन करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। डोमिनेंट है ए, सिंपल है। कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ओ, क्या बनेगा, ओ तो रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाला ही शो होता है, फिर ए ही बनेगा। उसके बाद कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी क्या बनेगा, सिंपल है, दोनों में बी है तो बी बनेगा। कैपिटल आई बी एंड कैपिटल आई ओ क्या बनेगा, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो एक्सप्रेशन किसका होगा, इसी का होगा, रिसेसिव का नहीं होगा। फिर से ब्लड ग्रुप बी बनेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कैपिटल आई ओ, कैपिटल आई ओ, दोनों रिसेसिव है, तब जाके एक्सप्रेशन होगा इसका, तो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी है आई ए एंड आई बी, तो इसमें क्या बनेगा, दोनों डोमिनेंट है तो दोनों शो होगा ए बी। तो देखो ब्लड ग्रुप ए का एक्सप्रेशन ये हुआ, ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप ये हुआ, ए का जीनोटाइप ये दोनों हुआ, बी का जीनोटाइप ये दोनों हुआ, ओ का जीनोटाइप सिर्फ यही है, ए बी का जीनोटाइप सिर्फ यही है, ठीक है। तो मल्टीपल एलील्स देखो 3 एलील्स मिलके एक ब्लड ग्रुप को ही एक्सप्रेस करवाता है, ठीक है। तो मल्टीपल एलील्स ओवर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। प्लियोट्रॉपिक जीन, जीन्स कंट्रोलिंग मोर देन 1 कैरेक्टर, ये जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीपल एलील्स का है। मल्टीपल एलील में क्या होता है, एक कैरेक्टर के लिए मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ जीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही जीन मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसका उल्टा है, ठीक है। एक जीन मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल है स्टार्च ग्रेन साइज इन पी,
ठीक है, एंड स्टार्च ग्रेन साइज एंड शेप ऑफ सीड इन पी। देखो ये दो कैरेक्टर हुआ, स्टार्च ग्रेन साइज, एक साइज एंड एक शेप। साइज एंड शेप दो अलग अलग कैरेक्टर हुआ, इन दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करता है ये जीन और ये जीन मिलके, ठीक है। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी जनरली क्या होता करता था, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिलके एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता था। कौन सा कैरेक्टर? लेंथ का कैरेक्टर, या तो टॉल होगा नहीं तो डॉर्फ होगा, है तो कैरेक्टर एक ही लेंथ। लेकिन प्लियोट्रॉपिक जीन ऐसा जीन है जो मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन बनाता है, देखो अगर कैपिटल बी हो तो क्या होना चाहिए, ये कैपिटल है तो डोमिनेंट होगा, स्मॉल बी है तो रिसेसिव होगा। तो क्या होना चाहिए, शेप राउंड होना चाहिए। पी का शेप क्या क्या होता है, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड रिंकल होता है, ठीक है, पहले से पता होगा तुम लोग, राउंड एंड रिंकल्ड। तो ये राउंड होना चाहिए, राउंड होता है, ठीक है। तो कैपिटल बी सीड को राउंड करने के साथ साथ ये सीड को लार्ज भी करता है, दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है सिर्फ ये जीनोटाइप। सीड को राउंड तो करता है, ये लार्ज भी करता है। दो कैरेक्टर हो गया, शेप एंड साइज। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन रहे तो ये सीड को फिर से राउंड ही करेगा, है ना। कैपिटल बी डोमिनेंट है तो राउंड ही करेगा। इसमें क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट साइज, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है। साइज ऑफ ग्रेन स्टार्च ग्रेन साइज इन पी में इस जीनोटाइप का एक्सप्रेशन क्या होगा, इंटरमीडिएट, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ये हम एग्जांपल बताए थे तुम लोगों को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे केस हुआ, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, नहीं तो ये लार्ज ही रहता, ठीक है। स्मॉल बी अगर है तो क्या हो जाएगा, ये रिंकल्ड, शेप तो रिंकल्ड हो जाएगा, साइज साथ में स्मॉलर। तो देखो सिर्फ यही दोनों जीन मिलके जीन का फॉर्म ये दोनों है, ये दोनों मिलके शेप भी कंट्रोल कर रहा है एंड साइज भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। शेप भी कंट्रोल कर रहा है, साइज भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। तुम लोगों को हम यहाँ पे वीडियो पे समझा देते हैं, तुम लोगों को नोट से पढ़ना है, नोट सेंड कर देंगे तुम लोगों को। नेक्स्ट देखो, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, देखो 1900 में क्या हुआ था, थ्री साइंटिस्ट कौन कौन था, कॉरेंस। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 1900 में क्या हुआ था, थ्री साइंटिस्ट, कॉरेंस, शेरमैक एंड डेवरिज, इन तीनों ने क्या किया था, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर, ठीक है, रीडिस्कवरी, बस समझना है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है। और इसी टाइम के अराउंड 1900 के आसपास में क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। एंड 1902 में क्या हुआ, ठीक है, मतलब इस टाइम के अराउंड क्या हुआ था, इस टाइम के अराउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग ज़्यादा होने लगा था, माइक्रोस्कोप का यूज ज़्यादा होने लगा था, जिसके बाद क्रोमोजोम का डिस्कवरी हो गया, है ना। क्रोमोजोम का डिस्कवरी हुआ, सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोजोम दिखा स्टेनिंग के बाद, इस टाइम के अराउंड। तो 1902 मतलब 2 साल के बाद क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम वाज डिस्कवर्ड
मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, क्रोमोजोम के मूवमेंट को भी डिस्कवर कर लिया गया। क्रोमोजोम किस तरह से मूव करता है उसका भी डिस्कवरी हो गया 1902 में। मूवमेंट कब? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोजोम का क्या मूवमेंट होता है ये डिस्कवरी हो चुका था 1902 में, ठीक है। उसके बाद दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, जेनेटिक्स चैप्टर के हर साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। सटन एंड बोवडी, ठीक है, सटन एंड बोवडी ने क्या किया? सटन एंड बोवडी स्टेटेड, बताया, क्रोमोजोम मूवमेंट इज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ जीन्स, ठीक है। सटन एंड बोवडी ने बताया कि क्रोमोजोम का मूवमेंट ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से जीन का मूवमेंट होता है, ठीक है। जीन का मूवमेंट कौन बताया था? मेंडल ने। जीन का पैटर्न जो है, जीन का इनहेरिटेंस का पैटर्न सेम था जैसे कि क्रोमोजोम का होता था। तो सटन एंड बोवडी, ये याद रखना है, सटन एंड बोवडी इसी ने थ्योरी दिया था इसको, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवडी, ठीक है। सटन एंड बोवडी स्टेटेड क्रोमोजोम मूवमेंट इज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ जीन। मतलब मेंडल ने जो बताया था कि जीन का जिस तरह से इनहेरिटेंस होता है, जीन का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है, एकदम सिमिलरली क्रोमोजोम का भी इनहेरिटेंस होता है। जिस तरह से जीन मूव करके अपने डॉटर सेल्स में जाता है, उसी तरह से क्रोमोजोम भी मूव करके अपने डॉटर सेल्स में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सटन एंड बोवडी ने बताया कि क्रोमोजोम्स possesses genes on its locus, ठीक है। मतलब उसने बताया कि जीन और क्रोमोजोम साथ साथ चलता है, इसका मतलब जीन क्रोमोजोम के ऊपर ही होता है, ठीक है। जीन क्रोमोजोम के ऊपर ही होता है, क्रोमोजोम के साइट पर ही, क्रोमोजोम के लोकस पर ही, लोकस का मतलब साइट होता है, क्रोमोजोम के साइट पर ही जीन होता है। जैसे जीन का पेयर होता है तो क्रोमोजोम का भी पेयर होता है, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लो कि ये क्रोमोजोम है, तो इस आर्म पे जहाँ पे जीन होगा, सिमिलरली इस आर्म पर भी वहीं पे जीन होगा। जीन का पेयर जो होता है क्रोमोजोम के पेयर ऑफ आर्म पर भी वो लोकेटेड होता है, वहीं पे लोकेटेड होता है। तो जिस साइट पे यहाँ होगा उसी साइट पे इसमें भी होगा, इसी को कहते हैं होमोलोगस साइट। क्रोमोजोम पोसेस जीन्स ऑन इट्स लोकस ऑन होमोलोगस साइट, ठीक है। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सटन एंड बोवडी ने क्या बताया कि क्रोमोजोम का मूवमेंट इज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ जीन, ठीक है। और इस यहाँ से उसने क्या गैदर किया नॉलेज कि जीन का लोकेशन क्या होता है? क्रोमोजोम के होमोलोगस साइट पर, ठीक है। तो यही है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब ऑफस्प्रिंग तक जाना, है ना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाना। और क्रोमोजोम का कैसे जाना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया। क्या बताया गया? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सटन एंड बोवडी। ये पूछा जाएगा तुम लोगों से, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज स्टेटेड बाय, डिस्कवर्ड बाय सटन एंड बोवडी, ठीक है। अब देखो, सटन एंड बोवडी ने तो सिर्फ थ्योरी बताया, लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने कर दिया? इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। एक्सपेरिमेंट ऑन दिस थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया? जिसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, कौन है? टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज टी.एच. मॉर्गन, ओके। तो टी.एच. मॉर्गन ने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। ऑन किसके ऊपर किया? फ्रूट फ्लाई पे किया, फ्रूट फ्लाई,
फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलैनोगैस्टर। ठीक है, तो जैसे मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था, पी प्लांट, उसी तरह से मॉर्गन ने कौन सा एनिमल सेलेक्ट किया, इसने प्लांट सेलेक्ट नहीं किया, इसने एनिमल सेलेक्ट किया। कौन सा एनिमल, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मिलैनोगैस्टर इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो मेंडल जिस तरह से प्लांट को सेलेक्ट करने का उसके पास कुछ रीजन्स था, उसी तरह से मॉर्गन के पास भी कुछ रीजन है, कुछ पॉइंट्स है वाई ही चूज द फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सेलेक्ट किया, देखो क्यों सेलेक्ट किया, देखो उसका कुछ रीजन्स है। रीजन्स वाई मॉर्गन सेलेक्टेड फ्रूट फ्लाई। फर्स्ट रीजन है इट इज ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, इट इज ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। ठीक है, मतलब सिंपल सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल मीडियम पर भी इसको आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी, मतलब इसके रिप्रोडक्शन के बाद नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड, मतलब ऑफस्प्रिंग्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि एक्सपेरिमेंट बहुत आसान हो जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड है क्लियर सेक्स डिफरेंशिएशन, हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि मेल फ्रूट फ्लाई कौन है, फीमेल फ्रूट फ्लाई कौन है। ठीक है, मेल फ्रूट फ्लाई, मेल इज स्मॉलर इन साइज, फीमेल फ्रूट फ्लाई इज लार्जर इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट है मेनी वेरिएशन, इसके बॉडी में बहुत सारा वेरिएशन देखा जा सकता है। अब वेरिएशन नहीं होगा तो फिर एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, ऑब्जर्वेशन क्लियर और ज़्यादा क्लियर होने के लिए वेरिएशन होना चाहिए ऑर्गेनिज्म में। इस तरह से ये 4 रीजन था। ठीक है, नेक्स्ट रीजन है लाइफ साइकिल इज शॉर्ट। शॉर्ट लाइफ साइकिल होने का क्या बेनिफिट है, लाइफ साइकिल शॉर्ट होने से ये फ़ायदा है कि एक्सपेरिमेंट जल्दी कंप्लीट होगा एंड रिजल्ट जल्दी मिलेगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन भी जल्दी होगा। तो ये 5 कारण था वाई मॉर्गन सेलेक्टेड फ्रूट फ्लाई। ठीक है, जिस तरह से मेंडल ने सेलेक्ट किया था उस तरह से ये भी सेलेक्ट करने का इसके पास भी कारण था। तो आज का टॉपिक्स ये तीनों था, ये तीनों कंप्लीट हो चुका है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवडी। ओके, सटन एंड बोवडी, बहुत सारा साइंटिस्ट का नाम इस चैप्टर में आया है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज यहीं तक रहेगा। जो भी डाउट होगा वो मैसेज करके पूछ लोगे तुम लोग। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।